हम सब ने उड़ने वाले रथों और जादुई विमानों की कहानियां सुनी हैं। आधुनिक विज्ञान इन्हें सीधा खारिज कर देता है। लेकिन क्या हो अगर हजारों वर्ष पुराने वो संस्कृत श्लोक कोई धार्मिक कविता नहीं बल्कि एक ऐसा एडवांस क्वांटम ब्लूप्रिंट हो, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे हम आज के स्टीम इंजन वाले चश्मे से पढ़ने की भयानक गलती कर रहे हैं। आज हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे। इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसने दुनिया के पहले हवाई जहाज से भी कई वर्ष पहले एक फ्लाइंग मशीन का सफल टेस्ट किया था, वो भी एक ऐसे अनजान ईंधन के साथ में जिसे आज स्पेस एजेंसी उपयोग कर रही है। हम देखेंगे कि कैसे एक 500 वर्ष पुरानी यूरोपीय ड्राइंग आज के साइंटिफिक टेस्ट से पास हो जाती है, लेकिन हमारे प्राचीन डिजाइन पूरी तरह से फेल कर दिए जाते हैं। और सबसे मुख्य बात, हम उस एक कोडेड शब्द को डिकोड करेंगे जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को काफी समय तक गलत दिशा में भटका कर रखा था। ये सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं, ये आपको वीडियो में आखिर में अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं उस प्रश्न से जो एविएशन मिस्ट्री का सबसे बड़ा पन्ना है। क्या राइट ब्रदर ने सच में उड़ने का सबसे पहला नियम खोज लिया था? इतिहास कहता है कि हाँ, लेकिन 1895 में मुंबई के समुद्र किनारे कुछ ऐसा हुआ था जो इस पूरी टाइमलाइन को बदल कर रख देता है। इसके बारे में हम आगे बहुत ही विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उस घटना का जो मुख्य आधार था वो कोई नई खोज नहीं था, वो हजारों वर्ष पुराने ग्रंथों का एक हिस्सा था। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का स्पष्ट उल्लेख आता है। हम अक्सर इसे एक जादुई गलीचे की तरह इमेजिन करते हैं, लेकिन अगर आप इसके संस्कृत श्लोक का प्योर साइंटिफिक ट्रांसलेशन करें तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाली चीजें सामने आती हैं। रामायण में पुष्पक विमान के लिए एक शब्द आया है, मनः समाधान विचार चारणम। इसका सीधा तकनीकी अर्थ होता है कि एक ऐसी मशीन जो एकाग्र मन के विचार से संचालित होती है। आज की एरोस्पेस इंजीनियरिंग इसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहता है। जरा सोचिए, आज के वैज्ञानिक ईईजी सेंसर का उपयोग करके सिर्फ इंसानी विचारों से ड्रोन उड़ाने के सिमुलेशन कर रहे हैं, और बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हजारों वर्ष पहले एक ग्रंथ में लिखा हुआ है। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। बात सिर्फ उड़ने की नहीं है। महर्षि भारद्वाज के वैमानिक शास्त्र में पायलटों के लिए सर्वाइवल का जो डीप साइंस मौजूद है वो आज के एस्ट्रोनॉट प्रोटोकॉल से पूरी तरह से मेल खाता है। अंतरिक्ष और ऊंचे वायुमंडल में कॉस्मिक रेडिएशन सबसे बड़ा खतरा होता है। इस ग्रंथ में पायलट के लिए खास रासायनिक लेप वाली पोशाक का निर्देश है जो एक परफेक्ट एंटी रेडिएशन सूट की तरह काम करती है। यही नहीं, लंबी स्पेस फ्लाइट के लिए ग्रंथ में सत्व कण नाम की एक चीज के बारे में बताया गया है। ये पेड़ पौधों और खनिज के अर्क से बनी एक हाई एनर्जी और कंडेंस्ड गोलियां होती थी। ये बिल्कुल आज के सिंथेटिक और न्यूट्रिशन डेंस स्पेस फूड का प्राचीन वर्जन है। यानी उन प्राचीन विशेषज्ञों को ना सिर्फ एरोडायनेमिक पता था बल्कि उन्हें एरोस्पेस मेडिसिन की भी गहराई से समझ थी। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है, अगर हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और इतने साइंटिफिक शास्त्र मौजूद थे तो फिर हम आज अपने विमानों खुद क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या ये सब कुछ सच में सिर्फ एक धोखा है? अगर आपको लगता है कि आधुनिक विज्ञान ने इन प्राचीन दावों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया है तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अक्सर लोग मानते हैं कि वैमानिक शास्त्र में एक पूरा का पूरा इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट छुपा हुआ है, बस उसके असेंबल करने की देर है। लेकिन जब विज्ञान ने इस ग्रंथ को अपनी कसौटी पर परखा तो नतीजा बहुत हैरान करने वाला आया और बहुत हद तक निराशाजनक भी था। साल था 1974। भारत के सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के 5 प्रमुख वैमानिक वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस ग्रंथ का एक बेहद ही गहरा विश्लेषण किया। डॉक्टर एच.एस. मुकुंदा और उनकी टीम ने इस रिसर्च को लीड किया था। उन्होंने वैमानिक शास्त्र में दिए गए विमानों जैसे कि रुक्मा विमान और शकुन विमान और त्रिपुरा विमान के डिजाइनों को आज के फ्लाइट डायनामिक्स पर टेस्ट किया। इस टेस्ट का आधार वो रेखाचित्र थे जो 1923 में टीके एलेप्पा नाम के एक ड्राफ्टमैन ने पंडित सुब्बाराय शास्त्री के निर्देश पर बनाए थे। टीम ने पाया कि रुक्मा विमान का ज्यामितीय आकार मतलब ज्योमेट्रिकल उसका जो रूप है वो किसी उड़ने वाले मशीन के बजाय एक भारी मंदिर जैसा ज्यादा दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि यह डिजाइन एरोडायनेमिक
एरोडायनेमिक रूप से पूरी तरह से अव्यवहारिक है। उनकी बनावट ऐसी थी कि हवा को काटने के बजाय वो भयंकर हवा का प्रतिरोध पैदा कर रहे थे। इसके अलावा ग्रंथ में जिस वर्टिकल नालिका से हवा खींचकर नीचे फेंकने की बात लिखी गई थी, वो न्यूटन्स के गति के नियमों का सीधा उल्लंघन कर रही थी। IISc के इस स्टडी ने प्राचीन विमानों के दावों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि यह डिजाइन उड़ान का समर्थन नहीं करता है, और यहीं पर हमारा दिमाग अटक जाता है। अगर विज्ञान कह रहा है कि ये चित्र और ये डिजाइन हवा में उड़ नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि इससे भी बहुत पहले किसी ने इन्हीं शास्त्रों का उपयोग करके एक असल फ्लाइंग मशीन बना ली थी? जी हाँ, 1974 के इस रिजेक्शन से कई दशक पहले मुंबई के एक इंसान ने एक ऐसा इंजन तैयार किया था जिसके पीछे आज की दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियां काम कर रही हैं। ये कैसे हुआ था, इसे हम आगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अब हम उस घटना पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। ये वो घटना है जिसने राइट ब्रदर्स की टाइमलाइन से भी बहुत पहले एविएशन हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा निशान छोड़ दिया था। 1895 मुंबई का चौपाटी समुद्र किनारा एक संस्कृत विद्वान और कला शिक्षक शिवकर बापूजी तलपड़े ने वैमानिक शास्त्र और ऋग्वेद की ऋचाओं का गहरा अध्ययन किया, और उन्होंने जो बनाया उसने दुनिया के मरुत्स्खला के नाम से जाना गया। मरुत्स्खला यानी हवा का मित्र। ये कोई साधारण पंखों वाला ग्लाइडर नहीं था। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका वो इंजन था जो आज के कंबंशन इंजन की थ्योरी से बिल्कुल अलग था। तलपड़े का विमान मरकरी वोर्टेक्स इंजन के सिद्धांत पर आधारित था। ग्रंथों के अनुसार जब पारे को सौर ऊर्जा के साथ में एक खास दबाव में वाष्पीकृत किया जाता है तो वो एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रस्ट पैदा करता है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगता है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 21वीं सदी में नासा अपने डीप स्पेस मिशन के लिए बिल्कुल इसी तरह के आयन थ्रस्ट और पारा मतलब मरकरी आधारित प्लाज्मा प्रपल्सन तकनीक का उपयोग कर रहा है। कहा जाता है कि मरुत्स्खला लगभग 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ा और कुछ मिनट तक हवा में रहने के बाद में क्रैश हो गया। तो फिर इतिहास ने तलपड़े जी को दुनिया का पहला विमान बनाने का श्रेय क्यों नहीं दिया? असल में इसके पीछे कई वजह भी हैं। उस वक्त भारत का ब्रिटिश शासन था जो नहीं चाहता था कि कोई अश्वेत इंसान इतनी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल करे। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राय गायकवाड़ ने भी शुरुआत में तलपड़े जी को फंड दिया था, लेकिन बाद में ब्रिटिश दबाव के चलते वो फंडिंग रोक दी गई। और सबसे बड़ी वजह थी दस्तावेजीकरण मतलब डॉक्यूमेंटाइजेशन की कमी। राइट ब्रदर्स के पास में अपने काम की तस्वीरें और पेटेंट थे। तलपड़े जी के पास में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं बचा था। मैं अभी उस असल पॉइंट पर आता हूं जिससे ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि 1974 में हमारे डिजाइन फेल क्यों हुए, जबकि 1895 में वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा था। पर उससे पहले अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या तलपड़े जी का वो प्रयास जानबूझकर इतिहास से मिटा दिया गया है। और आगे हम ऐसे ही डीप वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, अब एक दिलचस्प सवाल ये है कि पुरानी खोजें तो आज के टेस्ट में पास हो जाती हैं, लेकिन कुछ बुरी तरह से फेल भी हो जाती हैं। ऐसा क्यों? इस फर्क को समझने के लिए हमें एक ऐसे जीनियस की तरफ देखना होगा जिसने 500 साल पहले उड़ने के सपने को पन्नों पर उतार दिया था। चलिए भारत से थोड़ा सा दूर 15वीं सदी में यूरोप चलते हैं। इतिहास के सबसे महान विचारकों में से एक लियोनार्डो डा विंची। उन्होंने पक्षियों चमगादड़ों की उड़ान का एक बहुत ही बारीक अध्ययन किया जिसे आज हम बायोमिमिक्री कहते हैं। डा विंची ने अपनी डायरियों में फ्लाइंग मशीन, पैरासूट और एरियल स्क्रू के बहुत ही जटिल और विस्तृत रेखा चित्र बनाए, लेकिन क्या वो चित्र असल में काम करते थे? जब आधुनिक इंजीनियरों और मिथबस्टर जैसे शो ने उनके ब्लूप्रिंट को आज के समय में टेस्ट किया तो नतीजे बिल्कुल दिमाग हिला देने वाले थे। 2008 में स्विस स्काई ड्राइवर ओलिवियर विएटी टेपा ने दा विंची के बनाए पिरामिड शेप वाले पैरासूट डिजाइन का बिल्कुल वैसा ही मॉडल बनाकर छलांग लगाई और वो टेस्ट में पूरी तरह से सफल रहा। इसी तरह दा विंची का ऑर्निथोप्टर का कॉन्सेप्ट भी बाद में सच साबित हुआ। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, दा विंची के वो 500 साल पुराने मॉडल आज के टेस्ट में क्यों पास हो जाते हैं जबकि 1974 में हमारे वैमानिक शास्त्र के चित्र बुरी तरह से फेल हो गए हैं? क्या दा विंची ज्यादा बड़े
वैज्ञानिक थे या हमारे ग्रंथों में कोई बहुत ही बड़ी खोट थी? ये दोनों ही बातें सच नहीं है। दा विंची के मॉडल इसलिए पास हुए क्योंकि वो विशुद्ध रूप से एक मैकेनिकल ब्लूप्रिंट थे। उनके पास गियर, पुली और ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री का बिल्कुल सटीक गणित था। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण और हवा के दबाव को ध्यान में रखकर चित्र बनाए थे। लेकिन हमारे भारतीय ग्रंथों के मामले में कहानी बिल्कुल उल्टी थी। हमारे पास एक बहुत ही एडवांस विजन था, लेकिन आधुनिक काल तक आते आते उसे बनाने का सटीक ड्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट कहीं खो गया है। तो फिर 1923 में जो चित्र बने वो क्या थे? यहीं पर एक ऐसा शब्द आता है जिसने पूरी थ्योरी को उलझाकर रख दिया है। हम एक ऐसी भाषाई गलती कर रहे थे जिसने विज्ञान को ही बदल दिया है। इसका जवाब विज्ञान में नहीं बल्कि भाषा में छिपा हुआ है, जिसे द लिंग्विस्टिक ट्रैप कहते हैं। संस्कृत एक प्रॉपर्टी बेस्ड भाषा है। ये चीजों को उसके बाहरी ढांचे से नहीं बल्कि उसके काम करने के तरीके और ऊर्जा से परिभाषित करती है। जब 1920 के दशक में अनुवादकों ने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा तो उन्होंने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती कर दी। जैसे ही उन्होंने यंत्र शब्द पढ़ा, उनके दिमाग में गियर्स, लोहे के सॉफ्ट और नटबोल्ट वाली चीजें आ गईं जो कि 19वीं सदी की मशीनों में उपयोग किए जाती थी। लेकिन प्राचीन संस्कृत में यंत्र का मतलब सिर्फ इंजन नहीं होता है। यंत्र एक ज्योमेट्रिकल एनर्जी पैटर्न या फिर कोई सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकता है। इसी तरह जब ग्रंथों में विद्युत या फिर अग्नि का जिक्र आया है तो उसे बिल्कुल आज के घरों में बहने वाली बिजली और नॉर्मल आग की तरह समझ लिया गया है, जबकि वो शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर प्लाज्मा की बात कर रहे हो। 1923 में जब ड्राफ्ट्समैन टी.के. एलप्पा ने वैमानिक शास्त्र के चित्र बनाए तो उन्होंने उन एडवांस क्वांटम कॉन्सेप्ट को अपने जमाने के साधारण यांत्रिक नियमों और मतलब जो रोटर्स वाले पंखे होते हैं उनमें ढाल दिया। सोचिए, अगर आप एक स्मार्टफोन की खूबियों को स्टीम इंजन के पुर्जों से बनाने की कोशिश करें तो क्या वो बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। 1974 की IISc की रिसर्च में महर्षि भारद्वाज का ज्ञान फेल नहीं हुआ था। वहां फेल हुए थे 1923 के बने हुए वो गलत यांत्रिक चित्र, वो मॉडल। हमने एक एडवांस कॉन्सेप्चुअल विजन को एक गलत मैकेनिकल चश्मे से देखने की बहुत बड़ी भूल कर दी है। वो लुप्त कड़ी है मानव चेतना और मशीन के बीच का इंटरफेस। आधुनिक विज्ञान हमेशा पदार्थ को चेतना से अलग मानता है, लेकिन हमारे प्राचीन विज्ञान में मंत्र और ध्वनि कंपन मशीन को चलाने का अहम हिस्सा थे। आज के क्वांटम भौतिकवादी मतलब एकॉस्टिक लेविटेशन के जरिए ध्वनि तरंगों से चीजों को हवा में उठाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। प्राचीन पायलट, जिसे रहस्य ज्ञाधिकारी कहा जाता था, वह सिर्फ कोई ड्राइवर नहीं थे। वह अपनी न्यूरोलॉजिकल ऊर्जा और ध्वनि तरंगों के जरिए विमान के सिस्टम के साथ में सिंगुलरिटी स्थापित करते थे। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा हिस्सा था लुप्त धातु विज्ञान। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक रिसर्च में महर्षि भारद्वाज के सूत्रों का उपयोग करके एक ऐसा विशिष्ट लैब बनाया गया जो रडार की तरंगों को पूरी तरह से सोख लेता था। यह साबित करता है कि प्राचीन ग्रंथों में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान मौजूद था। लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा रहेगा, हम आज विमान क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा अनसॉल्व वेरिएबल यह है कि हमारे पास में वैमानिक शास्त्र के रूप में जो ग्रंथ है वो असल में महर्षि भारद्वाज के विशाल ग्रंथ यंत्र सर्वस्व का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हमारे पास पूरी कार को बनाने का इंजीनियरिंग मैनुअल नहीं है, सिर्फ बस एक ब्रोशर बचा हुआ है। हमने प्राचीन विमान को 20वीं सदी के गियर और दहन इंजन वाले चश्मे से खोजना बंद करना होगा। जिस दिन हम संस्कृत के असली अर्थों को क्वांटम भौतिकी और कॉग्निटिव साइंस के साथ में जोड़कर देखेंगे, उस दिन पुष्पक की परिकल्पना एरोस्पेस इंजीनियरिंग का भविष्य बदल देगा। क्योंकि असली विज्ञान वह नहीं है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, बल्कि वह है जो हमारी सोच के क्षितिज मतलब होराइजन को पार करके सोच सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए विषयों पर, रोचक विषयों पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी रोचक विषय के वीडियो पर।